अब हम एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका नंबर 4 वाला सम देखने वाले हैं। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड के वैल्यूज फाइंड करना है। लेकिन इसमें क्या हो गया, जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड वो डिनोमिनेटर में है और पहले इक्वेशन में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, दूसरे में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तीसरे में सिर्फ 2 वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इसको फिर से एक बार अच्छे से लिखेंगे। लेट या तो फिर हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशन है -2 अपॉन एक्स -1 अपॉन वाई -3 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन है 2 अपॉन एक्स -3 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू -13। अब तीसरे इक्वेशन में वाई वेरिएबल नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 अपॉन एक्स प्लस 0 अपॉन, या तो फिर इसका कोएफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं और 1 अपॉन वाई लिखते हैं -3 अपॉन जेड इज इक्वल टू -11। ऐसे 3 इक्वेशंस हमने लिख दिए। लेकिन अब ये तीनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो इसके वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में हमें इसको थोड़ा सा और एक बार लिखना है। तीनों इक्वेशंस में 1 अपॉन एक्स है, तीनों इक्वेशन में 1 अपॉन वाई है, तीनों इक्वेशन में 1 अपॉन जेड है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी एंड 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू सी। ऐसे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। 1 अपॉन एक्स जहाँ पे भी है वहाँ पे हम ए लिखेंगे, 1 अपॉन वाई जहाँ पर है वहाँ पे बी लिखेंगे और 1 अपॉन जेड की जगह पे हम सी लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशंस हमने लिखे हैं ये इक्वेशंस फिर से हमें ए बी सी वेरिएबल में मिलेंगे। पहला इक्वेशन आता है -2, 1 अपॉन एक्स के जगह पे आ गया ए, -1 अपॉन वाई की जगह पे बी, -3 1 अपॉन जेड की जगह पे सी इज इक्वल टू 3। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन आएगा ट्वाइस है -3b प्लस सी इज इक्वल टू -13। और तीसरा इक्वेशन हमें मिलेगा ट्वाइस ए प्लस 0b -3c इज इक्वल टू -11। तो अब हमें ये जो 3 इक्वेशंस ए बी सी में मिले, इन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जो है डी। ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट रहेगा। इस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में पहला जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ ए मिलेगा, ए लिखना पड़ेगा। तो ए के कोएफिशिएंट्स है -2 2 2। सेकंड कॉलम में हमें बी के कोएफिशिएंट्स लिखना है -1 -3 प्लस 0, -1 -3 0। और तीसरा जो कॉलम है उसमें हम सी के कोएफिशिएंट लिखने वाले हैं -3 1 -3 -3 1 -3। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है मैंने लिख के दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में आपको इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मिलने वाला है 44। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अलोंग द फर्स्ट रो आप फाइंड कर सकते हो। अब ये डी की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम और 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले हैं। एक है डी ए। अब डी ए में क्या होगा, तो पहला कॉलम ए के कोएफिशिएंट नहीं आएगा, उसके जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है 3 -13 -11 3
-13 -11। सेकंड कॉलम बी के कोएफिशिएंट्स आएगा -1 -3 0। थर्ड कॉलम सी के कोएफिशिएंट्स -3 1 -3। इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में, एक्सपांड करने के बाद में, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा -176। डिटर्मिनेंट डी ए -176। इसके बाद में हमें डिटर्मिनेंट डी बी फाइंड करना है। अब डी बी जब फाइंड करेंगे तो इसका पहला जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ ए रहेगा। अब ए के कोएफिशिएंट्स हैं -2 2 2। सेकंड कॉलम बी के कोएफिशिएंट नहीं आएगा, उसके जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है 3 -13 -11। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ सी के कोएफिशिएंट्स हैं -3 1 -3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आपको 88 मिलेगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेंट का आंसर मिलेगा 88। अब लास्ट वाला डिटर्मिनेंट डी सी फाइंड करते हैं। इसमें पहले वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ ए, तो ए के कोएफिशिएंट्स हैं -2 2 2। सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ बी के कोएफिशिएंट्स हैं -1 -3 0। थर्ड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ सी नहीं आएगा, उसके जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म्स लिखना है। कांस्टेंट टर्म्स है 3 -13 -11 3 -13 -11। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा 44। ये चारों डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। आंसर कितने हैं वो मैंने लिख के दिया। डी डिटर्मिनेंट है 44, डी ए डिटर्मिनेंट है -176, डी बी डिटर्मिनेंट है 88 और डी सी डिटर्मिनेंट है 44। अब हमें पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ए इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा डी ए अपॉन डी। अब डी ए की वैल्यू कितनी है, तो डी ए की वैल्यू है -176 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 44। इस 44 से 76 को अगर डिवाइड किया तो 41 1 जार 41 और 44 4 जार 176, तो हमें यह आंसर मिलेगा -4। ए की जो वैल्यू है वो -4 आ गई। अब इसके बाद में हम ए के जगह पे 1 अपॉन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, बट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। देयरफॉर 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है ना वो -4 आ गई। हमें एक्स की वैल्यू निकालना था। इनका अगर हमने इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एक्स को ऊपर 1 को नीचे, तो हम इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 4, तो हमें x इज इक्वल टू आंसर मिलेगा -1 अपॉन 4। ये हो गया x की वैल्यू। अब हम बाकी b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू निकालना है तो हमें db के डिटर्मिनेंट को d से डिवाइड करना है। db था 88 अपॉन 44, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर मिलेगा 2। b इज इक्वल टू 2 मिल गया, लेकिन 1 b इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन वाई, तो हमें 1 अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 2 मिलेगी। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो इसके ऊपर से हम b की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2। अब c की वैल्यू निकालना है तो डिटर्मिनेंट डी सी को d से डिवाइड करो। डी सी की वैल्यू थी 44, d की वैल्यू 44 इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, बट c इज इक्वल टू था 1 अपॉन जेड, यानी 1 अपॉन जेड की वैल्यू 1 है, तो हमें z की वैल्यू 1 ही मिलेगी। इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी यूज़ किया तो जो सॉल्यूशन हमें चाहिए था वो सॉल्यूशन मिल गया। x इज इक्वल टू हमें मिला -1/4, y इज इक्वल टू मिला 1/2 और
z इज इक्वल टू 1। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ अब हम एक्सरसाइज 4.3 का जो सेकंड नंबर का सम है वर्ड प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसको अच्छे से पढ़ लो। क्या कहा है इसमें? द सम ऑफ 3 नंबर्स 15, जिसको जिसको मैं ब्रैकेट करता हूँ उसके तरफ ध्यान देना। ये वाली पहली कंडीशन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स 15। उसके बाद में इफ द सेकंड नंबर is subtracted from sum of first and third number then we get 5। ये हो गई सेकंड नंबर की कंडीशन। तीसरी कंडीशन है when the third number is subtracted from the sum of twice the first number and the second number we get 4। यानी ये तीसरे नंबर की कंडीशन है। यहाँ से तो यहाँ तक ये तीसरे नंबर की कंडीशन है। टोटल 3 कंडीशन है इसमें। पहला जो ब्रैकेट दिख रहा है वो फर्स्ट कंडीशन, दूसरा ब्रैकेट सेकंड कंडीशन और तीसरा थर्ड कंडीशन। आपको पूछा गया फाइंड द 3 नंबर्स, आपको 3 नंबर्स फाइंड करना है। फाइंड द 3 नंबर्स, ये नंबर हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं हम कि ये 3 नंबर्स हमें पता तो नहीं है, हम मान लेते हैं इसको एक्स वाई जेड। लेट द 3 नंबर्स बी एक्स y z। let the 3 numbers be x y z। यानी इसका पहला जो x है ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमें 3 वेरिएबल में इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो ये जो कंडीशंस गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस अब हम इक्वेशंस लिखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब पहले वाली कंडीशंस तो जिसको मैंने ब्रैकेट किया, जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये एक बार देख लो। यहाँ पे क्या पूछा गया? सम मतलब एडिशन किसके? 3 नंबर की। कितनी है? 15। तो हमने 3 नंबर कौन से लिए थे? एक्स वाई जेड। तो इन 3 नंबर की सम 15 है। तो पहला इक्वेशन हमें ऐसा मिलेगा, 3 नंबर की सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ये हो गया पहला इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया कि सेकंड कंडीशन में कहा गया कि जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कौन है? y। सेकंड नंबर कौन है यहाँ पे? y। इसको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट किसमें से? सम। किसकी सम है? फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है? x। थर्ड नंबर कौन है? z। इन दोनों के एडिशन में से हमें सेकंड नंबर माइनस करना है। तो दोनों की एडिशन कितनी आएगी? फर्स्ट नंबर x है, थर्ड नंबर z है। ये हो गई फर्स्ट और थर्ड की एडिशन। अब इन दोनों के एडिशन में से हमें सेकंड नंबर माइनस करना है, यानी y नंबर माइनस करना है। फर्स्ट और थर्ड नंबर x और z थे, इनके दोनों के एडिशन में से हमें सेकंड नंबर y माइनस करना है। तब हमें मिलता है 5, यानी इज इक्वल टू हमें मिल गया 5। तो ये हो गया सेकंड नंबर का इक्वेशंस। लेकिन अब इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तब वेरिएबल एक्स वाई जेड, ऐसे पहले x, दूसरा y और तीसरा z। तो इस इक्वेशन को हम आगे ऐसा लिखेंगे, पहले x बाद में माइनस y और प्लस z, तब हमें 5 मिलते हैं। तो ये हो गया सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब हमें थर्ड नंबर का इक्वेशन फॉर्म करना है। अब थर्ड नंबर के इक्वेशंस में क्या कहा गया? थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं। यह है when the थर्ड नंबर कौन है? थर्ड नंबर है z। थर्ड नंबर कौन है? z। इसको सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम सम। किसकी सम है? ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन है? x। इसका ट्वाइस बोले तो 2x। और
सेकंड नंबर कौन है? y। तो सम किसके हैं? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की, लेकिन फर्स्ट नंबर का ट्वाइस है तो फर्स्ट नंबर का ट्वाइस बन गया ट्वाइस एक्स। सेकंड नंबर कौन है? y। दोनों के सम हो गए ट्वाइस एक्स प्लस y। अब इन दोनों के सम में से कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट किया? थर्ड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो इसमें से थर्ड नंबर बोले तो z माइनस किया, तब हमें मिलता है 4। तो इज इक्वल टू वी गेट 4। कंडीशन ध्यान में आ गई। अब ये हो गया तीसरा इक्वेशन, ट्वाइस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, मिल गया 4। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्रैमर्स रूल देखा था। वो क्रैमर्स रूल जो है, उस क्रैमर्स रूल को यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पहले तो डिटर्मिनेंट डी लिखना है। अब इस डिटर्मिनेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 1 2 1 1 2। सेकंड कॉलम आएगा 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। थर्ड कॉलम आएगा 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व किया तो आपको डी का आंसर मिलेगा 6 मिला। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है। अब इसके बाद में हम दूसरा डिटर्मिनेंट डी एक्स फाइंड करेंगे। तो इसमें पहला कॉलम एक्स के कोएफिशिएंट नहीं आएगा, वहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है 15 5 4। बाद में y के कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1 और तीसरा z के कोएफिशिएंट्स 1 1 माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में आपको इस डिटर्मिनेंट का आंसर मिलेगा 18। इसके बाद में हमें डिटर्मिनेंट डी वाई फाइंड करना है। अब डी वाई डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो इसमें पहला कॉलम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट 1 1 2। सेकंड कॉलम कांस्टेंट टर्म मिलेगी, लिखना पड़ेगा 15 5 4 और थर्ड कॉलम z के कोएफिशिएंट्स 1 1 माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व किया तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मिलेगा +30। उसके बाद में हमें डिटर्मिनेंट डी जेड फाइंड करना है। अब डी जेड में पहला कॉलम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 1 2। दूसरा कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y के कोएफिशिएंट्स है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और तीसरा कॉलम कांस्टेंट टर्म इसमें है 15 5 4 15 5 4। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आपको +42 मिलेगा। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब x इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा dx अपॉन डी। तो dx की वैल्यू है 18 अपॉन डी की वैल्यू है 6। तो ये 6 है, अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं तो 3 x इज इक्वल टू मिल गया 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y का फॉर्मूला है dy अपॉन डी। dy की वैल्यू है 30। इसको 6 से डिवाइड करो। 30 को अगर 6 से डिवाइड किया तो हमें 5 मिलेगा, यानी y की जो वैल्यू है वो मिल गई 5। अब तीसरी वैल्यू हमें z फाइंड करना है। फॉर्मूला है dz अपॉन डी। ये dz की वैल्यू थी 42 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 मिलेगा। तो हमें z की वैल्यू मिल गई 7। उन्होंने 3 नंबर्स हमें फाइंड करने को बोला था, पता नहीं थे, हमने एक्स वाई जेड लिया। x इज इक्वल टू मिल गया 3, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 7। अब जो भी आंसर हमें मिला, ये आंसर सही है या गलत है यह हम चेक कर सकते हैं। उन्होंने पहली कंडीशंस क्या कही थी, देखो सम ऑफ 3 नंबर्स कितने आना चाहिए 15। अब ये तीनों नंबर की सम एक बार आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये 15 आती है क्या।
3 + 5 8, 8 + 7 15, यानी हमने जो आंसर निकाला है अभी यह आंसर करेक्ट है। अब आगे एक्सरसाइज 4.3 का सम क्वेश्चन नंबर 3 लेने से पहले हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। उसके लिए यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है और किसकी कंसिस्टेंसी। तो टोटल 3 इक्वेशंस है। कितने इक्वेशन है? 3, लेकिन वेरिएबल सिर्फ 2 ही होना। जैसे क्रामर रूल में हमने 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस देखे थे ना, तो इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल होना। तो मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशंस लिखे हैं 1 2 3, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इस तीनों इक्वेशंस में सिर्फ मैंने 2 ही वेरिएबल लिया, x और y। पहला वाला इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तीसरा इक्वेशन है a3x + b3y + c3 = 0। टोटल 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल में। अब ये तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ये कब बोलते हैं? These 3 equations are said to be consistent if के बाद में ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। if they have a common solution, यानी तीनों के तीनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कॉमन रहेगा। यानी जो सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का है वही नंबर 2 का होगा, वही नंबर 3 का होगा। ध्यान में रखना। These 3 equations are said to be consistent if they have a common solution। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशंस लिखा है। यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों में से C1 C2 C3 लेफ्ट में था, मैंने यहाँ पे राइट में लिखा। और 10th स्टैंडर्ड में आपने इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए 2। इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ये तीनों का सॉल्यूशन कॉमन है कि नहीं ये हम पहले चेक कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशंस मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। x + y = 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किसी के तो भी एक के कोएफिशिएंट्स मुझे सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। y के कोएफिशिएंट्स मुझे सेम करना था। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगा 3x + 3y = 3 × 2 6। अब मैं ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया मुझे 4 नंबर का, क्योंकि 3 नंबर तो मैंने यहाँ पे दिया था। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 3y है, दोनों की साइन सेम है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 4 माइनस करता हूँ। अब ये माइनस कैसा आएगा? 2x में से 3x अगर माइनस किया तो -x। अब 3y कैंसल, 5 में से 6 अगर माइनस किया तो -1, यानी मुझे x = मिल गया 1। अब ये x = 1 इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशंस में अगर पुट किया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 + y = 2, y = 2 - 1, y = 1। यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन क्या मिला? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है? तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 1 मिल गया, y इज इक्वल टू 1 मिल गया। ये तो सॉल्यूशन सिर्फ दो इक्वेशंस का हो गया। एक इक्वेशन नंबर 1 को हमने और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब जो सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 2 का है वही सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 का है कि नहीं, तो ये हम पहले चेक कर लेते हैं। हम इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, LHS ऑफ 3। तो LHS ऑफ 3 क्या थी? तो LHS थी 3x - 2y। अब इन सॉल्यूशन जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के फाइंड किए उससे ये इक्वेशन नंबर 3 सैटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो इक्वेशन नंबर 3 सैटिस्फाई होता है तो फिर तीनों इक्वेशंस का ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। तीनों इक्वेशंस का ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। इसलिए हम अब इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो 3 × 1 - 2 × 1, 3 × 1 3 - 2 × 1 2 इज इक्वल टू 1। हमें राइट हैंड साइड में नंबर चाहिए था 1, तो ये 1 हमें मिल गया। यानी हमने कंसिडर किया था LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 3, हमें मिल गए RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 3। यानी फिर से एक बार ध्यान दो, जो सॉल्यूशन हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के निकाले थे वो सॉल्यूशन ने ये इक्वेशन नंबर 3 सैटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब हो गया कि ये जो तीन इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिए थे इन तीनों के तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है? कॉमन है। तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है? कॉमन है। अगर ये तीन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कॉमन है तो इन तीनों इक्वेशंस को आप बोल सकते हैं दिस 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यानी यहाँ पर मैंने जो तीन इक्वेशंस लिए थे ये तीनों के तीनों कैसे हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। कंसिस्टेंट का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये तो कंसिस्टेंट क्या है ये मैंने आपको बताया, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब उस वक्त हमें इस मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड से हमें बिल्कुल ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक डिटर्मिनेंट वाली कंडीशंस बताने वाला हूँ। अगर तीन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कॉमन सॉल्यूशन। अगर इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कॉमन है तो वो तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और ये तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसके लिए हम अब एक कंडीशंस देखने वाले हैं। इसलिए ये तीन इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखे। अब डेफिनेशंस लिख लेने के बाद में इसकी कंडीशन हम लिखने वाले हैं। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है ये तो हमने देख लिया कि अगर तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कॉमन है तो उसको वो जो तीन इक्वेशन है उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब हम कंसिस्टेंसी की कंडीशन देखने वाले हैं। अगर आपको तीन इक्वेशंस गिवन है और ये इक्वेशंस आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं, यानी इनका सॉल्यूशन कॉमन है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिस 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ, इसकी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ऐसी है कि ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है, एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो समझ लेना ये तीनों की तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। मतलब इन तीनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो कॉमन है। अब ये डिटर्मिनेंट कौन सा? तो इस डिटर्मिनेंट में सबसे पहला वाला जो कॉलम है ना वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? a1 a2 a3, a1 a2 a3। सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है। कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है? b1 b2 b3, b1 b2 और b3। और तीसरा जो कॉलम है वो कांस्टेंट टर्म का लिखना है। लेकिन ध्यान में रखना कांस्टेंट टर्म तीनों के तीनों या तो इक्वेशंस के लेफ्ट साइड में होना या तो तीनों के तीनों टर्म्स इक्वेशंस के राइट साइड में होना। या लेफ्ट साइड में हमेशा रखो ये इक्वेशंस के RHS हमेशा 0 होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म C1 C2 C3। अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और अगर आंसर हमें 0 मिल गया तो इसका मतलब होता है कि ये तीनों इक्वेशंस कैसे हैं?
कंसिस्टेंट है। अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमें 0 नहीं मिला तो हम कह सकते हैं दिस 3 इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपको 3 इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है कि ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर है तो कंडीशन मैंने आपको बताया उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस गिवन है ये प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं है। गिवन इक्वेशंस आर, तीनों के तीनों इक्वेशंस में RHS 0 होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में है, ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 11x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो तीनों RHS 0 है तो यानी यह प्रॉपर फॉर्म हो गया। अब ये तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं, यानी इनका सॉल्यूशन कॉमन है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं ऑर्डर 3 का। अब इस डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम जो है ना वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है, यह है 2, 3, 11। सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है -1, 1, 2, -1, 1, 2 और थर्ड कॉलम हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है 3, -2, -3, 3, -2, -3 इज इक्वल टू। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशन अलोंग द फर्स्ट रो, पहले 2 ब्रैकेट में 1 इंटू -3, -3 माइनस 2 इंटू -2 -4, तो माइनस माइनस हो गया +4। बाद में माइनस साइन, अब माइनस साइन यहाँ पे है तो माइनस माइनस हो गया +1 इन ब्रैकेट 3 इंटू -3 -9 माइनस 11 इंटू -2 -22, माइनस माइनस हो गया +22। बाद में प्लस नंबर आएगा 3 इन ब्रैकेट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 इंटू 2 6 माइनस 11 इंटू 1 11 इज इक्वल टू 2। इनकी सब्ट्रैक्शन आती है +1 इंटू 22 में से अगर हमने 9 माइनस कर दिया तो यहाँ पे मिलेगा हमें 13 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 11 का कैलकुलेशन आता है -5, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 13 माइनस 5 इंटू 3 15, 2 और 13 की एडिशन हो गई 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो अब इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमें 0 मिल गया। इसका मतलब है ये जो गिवन इक्वेशंस थे ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मतलब इन तीनों के तीनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो कॉमन सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन फर्स्ट का है वही सेकंड का है वही थर्ड का है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था उसमें टोटल 3 सम थे। उसका पहले नंबर का सम मैंने आपको सॉल्व करके दिया, बाकी जो 2 नंबर है नंबर 2 एंड नंबर 3 उसको आपको होमवर्क करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करने को बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यानी ऑलरेडी इक्वेशंस कंसिस्टेंट गिवन है, अभी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो 3 इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। अब ये तीनों इक्वेशंस प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो फिर से एक बार हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे। RHS 0 है, इक्वेशन पहला है 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y
माइनस के इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2i प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तीनों के तीनों इक्वेशंस प्रॉपर फॉर्म में है और ये तीनों के तीनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, यानी हम आगे लिख सकते हैं गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अभी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो एक ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट होता है जिसका आंसर हमें 0 मिलता है। तो अभी ऑलरेडी इज इक्वल टू 0 पहले से हम लिख देंगे क्योंकि अभी चेक करना थोड़ी है हमें, ये तो कंसिस्टेंट गिवन है। अब इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, तो पहला जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रहेगा 2 to 1, 2 to 1। दूसरा कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ वाई 3 4 -2, 3 4 -2 और तीसरा कॉलम -2 -k 3k, -2 -k और 3k। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें k की वैल्यू मिलेगी। इसका सिंप्लीफिकेशन पहले आएगा 2, अब ब्रैकेट में 4 × 3k 12k -2 × -k प्लस 2k, बाद में साइन नेगेटिव, नंबर लेना है 3 इन ब्रैकेट 2 × 3k 6k -1 × -k तो माइनस हो गया प्लस k, प्लस नंबर आएगा -2 तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 ब्रैकेट में 2 × -2 -4 और इन दोनों की सब्ट्रैक्शंस तो -4 इज इक्वल टू है 0। अब इसको सॉल्व किया तो ये 2 ब्रैकेट में आएगा 10k -3 ब्रैकेट में आएगा 7k और -2 ब्रैकेट में आएगा -8 इज इक्वल टू 0। 2 × 10 20k -7 × 3 21k माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शंस 20k -21k तो -k प्लस 16 इज इक्वल टू 0, -k इज इक्वल टू -16। देयरफॉर हमें नेगेटिव साइन अगर दोनों साइड की कैंसिल हो गई तो हमें आंसर मिलता है k इज इक्वल टू 16। उन्होंने k की वैल्यू फाइंड करने को बोला था और हमें आंसर मिल गया k इज इक्वल टू 16। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ऑलरेडी इक्वेशंस कंसिस्टेंट गिवन थे, इसीलिए हमने शुरू से इज इक्वल टू 0 लिया। जब हमें चेक करना होता है, एग्जामाइन करना होता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो सिर्फ हम डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी गिवन था कि दीज 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इसीलिए हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 लिया और इसको सॉल्व किया तो हमें k का आंसर मिल गया 16। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है वो आपको होमवर्क करना है, उसमें भी k की वैल्यू निकालना है।